सिंह अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मरीजों को अब HLA टेस्ट के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे मरीजों को जल्द ही SMS अस्पताल में ही जांच निःशुल्क होगी। इसके लिए अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में HLA लैब की स्थापना की कवायद शुरू कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन के रिसीवर और डोनर दोनों की HLA टेस्ट की सुविधा SMS में उपलब्ध नहीं थी। इस टेस्ट के लिए निजी अस्पतालों के लैब में सैंपल भेजना पड़ता था, जहां उन्हें आर्थिक भार उठाना पड़ता था। लेकिन अब इस लैब के लिए ट्रॉमा सेंटर की पहली मंजिल पर जगह भी चिन्हित की गई। वहीं पर इसका प्रस्ताव बनाकर अप्रूवल के लिए आगे भी भिजवा दिया गया। ट्रॉमा सेंटर में इस लैब के स्थापित होने के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मरीजों को परेशानियों से तो निजात मिलेगी ही, साथ ही जांच के दौरान लगने वाले अतिरिक्त आर्थिक भार का भी फायदा मिलेगा। हमारी जो राज्य सरकार है, ये अंग प्रत्यारोपण के इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दे रही है और राज्य सरकार के इस निर्णय के अनुसार ही जो हमारी ECS मैडम है, उन्होंने मीटिंग कंडक्ट कराई थी। उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो HLA टेस्ट जो है रिसीवर का और डोनर का, अंगदाता का और अंगग्रहीता का, उसके लिए क्या है, अभी हमें दूसरे चिकित्सालय में भेजना पड़ता है जहाँ पर इस प्रकार की लैब की सुविधाएं होती हैं। तो चूँकि हम ये चाहते हैं कि ये निःशुल्क सेवा जितने भी अंगदाता और जो ग्रहीता है उनको मिले, तो इसका एक इन हाउस यानी इस चिकित्सालय के परिसर में ही इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ट्रॉमा सेंटर को इसके लिए चुना गया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए पहले रिश्तेदार या ब्लड रिलेशन से मैचिंग ज्यादा कारगर होती है, लेकिन मैचिंग की जांच में मरीजों के 10,000 रुपए खर्च होते हैं। अब अगर रिसीवर को कोई भी डोनर मिलता है तो उसकी मैचिंग की जांच SMS के ट्रॉमा सेंटर में फ्री हो सकेगी, चाहे रिसीवर के ऑर्गन की मैचिंग एक डोनर या दूसरे डोनर से करवाई जाए। उसके लिए जो हमारे पूर्व मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर श्री प्रकाश जी नकाते साहब हैं, उन्होंने इस पर मीटिंग ली और उसके बाद ये चीज़ फाइनलाइज हुई। हमने इसका प्रपोजल HLA लैब का बना के गवर्नमेंट को भिजवाया। गवर्नमेंट ने उसकी स्वीकृति दी है और अपनी ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो हमारी पैथोलॉजी की लैब है, उसके पास ही वो जगह भी चिन्हित हो गई है, सर्वे भी हो गया है और उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। ट्रॉमा सेंटर में बनने वाली HLA लैब से मरीज और उसके परिजनों को काफी उम्मीद है। सूत्रों की माने तो आचार संहिता समाप्त होने के बाद लैब की अप्रूवल मिल जाएगी। ऐसे में उम्मीद है कि जल्दी लैब अस्पताल में काम करना शुरू कर देगी। जयपुर से फर्स्ट इंडिया के लिए विकास शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते, भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान राजस्थान के अजमेर लोकसभा क्षेत्र के नांदासी गांव में एक पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान के लिए निर्देश जारी किए। इस लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। इस बूथ में PRO ने 17A रजिस्टर खो दिया, जिसमें संबंधित बूथ के मतदान की पूरी जानकारी होती है। इससे से पता चलता है कि संबंधित बूथ में कितनों में से कितने मतदाताओं ने वोटिंग की, जिसमें कितनी महिला और पुरुष ने मतदान किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 195 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदसी के कमरा संख्या 1 में स्थित बूथ पर दोबारा मतदान गुरुवार 2 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। वहीं मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने विभागों के अधिकारियों को बुके देने की परंपरा पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सचिव और विभाग अध्यक्षों को स्थानों के दौरे और यात्राओं के दौरान यथासंभव सरकारी परिसंपत्तियों में से रुकने के ही निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बैठकों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण के लिए यथासंभव सरकारी सभागारों के प्रयोग को ही प्राथमिकता देने को अधिकारियों को कहा है। इसके साथ ही ACB के लोक सेवकों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों की जांच के संबंध में कार्मिक विभाग या अन्य संबंधित विभाग में पुनर्अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। इसके साथ उन्होंने सरकारी ऑफिस में वर्क कल्चर पर खासा जोर देते हुए समय पालन और कार्यालय समय में अपनी सीट पर रहने के भी निर्देश दिए। प्रदेश के जंगलात में प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए गए हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सोमवार को इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद वन विभाग के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पवन कुमार उपाध्याय ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने इन आदेशों को लेकर वन क्षेत्र में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। जरा देखिए। प्रदेश के जंगलों में अब प्लास्टिक की एंट्री नहीं होगी। जी हाँ, वन और पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन प्लास्टिक अब जंगलों में नजर नहीं आएगा। वन विभाग ने बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए
प्रदेश के तमाम नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सभी में प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि प्रदेश में सफारी के लिए आने वाले पर्यटक या वन भ्रमण के लिए जो भी पर्यटक आते हैं वो अब अपने साथ जंगलात में प्लास्टिक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक से न केवल वन और वन्यजीव बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, खासकर कई वन्यजीवों की तो मौत का कारण बन गया था प्लास्टिक, साथ ही साथ पर्यावरण को भी बहुत तेज़ी से नुकसान पहुंचा रहा था। झालाना सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ इस आदेश से पहले ही एक पूर्व आदेश जारी करके झालाना में प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। अब पूरे जंगलात में ना तो प्लास्टिक की बॉटल्स ले जाई जा सकेंगी, ना किसी तरह के गुटखे के जो प्लास्टिक के पाउच होते हैं या वेफर्स जो प्लास्टिक के पाउचेस के अंदर ले जाए जा सकते हैं, वो सब पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गए। इसका सीधा मतलब ये है कि वन और पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए वन विभाग ने ये अहम फैसला लिया है। अब पर्यटक भी अपने साथ, अगर उसको पानी की भी रिक्वायरमेंट है तो अपने साथ वो मशक, जो कि परंपरागत एक पानी को संग्रहित करने की शैली थी, ठंडा करने की शैली थी, यानी कि एक कपड़े की जो मशक होती थी उसमें पानी ले जाया जा सकता है, टेट्रा पैक में ले जाया जा सकता है। जो धातु की जो बोतल होती है, खासकर स्टील की बोतल जो होती है, उसमें ले जाया जा सकता है, या अन्य ऐसे साधन जो प्लास्टिक से निर्मित नहीं है उनमें पानी कैरी किया जा सकता है अपने साथ। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब पूरी तरह से प्रदेश के जंगलात प्लास्टिक मुक्त हो गए हैं। इसमें वन मंत्री संजय शर्मा ने इसको पहल की थी। जब उन्होंने पदभार संभाला तो उसके बाद ही कहा था कि प्लास्टिक को किस तरह से बंद किया जाए। उसके बाद ACS अपर्णा अरोड़ा और खासकर जो पवन उपाध्याय जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है और APCCF वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता, उनकी भूमिका भी इसमें सराहनीय रही है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जंगलात महकमे ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और इसका सीधा सीधा फायदा न केवल वन और वन्यजीव बल्कि पर्यावरण को भी होगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। ट्रेनों में सफर के दौरान अक्सर यात्रियों से खाने के मनमाने दाम वसूले जाते हैं और जो खाना परोसा जाता है उसकी गुणवत्ता पर हमेशा सवाल उठते रहे। लगातार मिल रही शिकायतों पर अंकुश लगाने के लिए अब रेलवे ने स्टेशन पर स्टॉल्स लगाकर यात्रियों को कम रेट पर खाना मुहैया करवाने की तैयारी कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय रेलवे की ओर से हाल ही में रेल यात्रियों के लिए फैसला लिया गया, जो कि काफी अहम है। ये फैसला यात्रियों की सेहत के साथ उनकी जेब का भी ख्याल रखेगा। अगर आप ट्रेनों में साधारण श्रेणी की यात्रा कर रहे हैं तो यह फैसला आपको राहत देगा। अक्सर जनरल बोगी के यात्रियों को ट्रेन में खाना उपलब्ध नहीं होता। ऐसे यात्रियों को स्टेशन का इंतजार करना होता है और फिर वहां से महंगा खाना खरीदकर पेट भरना पड़ता है। अब रेलवे और IRCTC ने मिलकर साधारण श्रेणियों के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर सस्ते खाने के काउंटर्स शुरू किए हैं। यहाँ यात्रियों को बेहद सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिलने लगा है, जिसकी दर भी काफी किफायती है। 20 रुपए में 7 पूरी, आलू की सब्जी और अचार, 50 रुपए में राजमा छोले चावल, 50 रुपए में कुलचे छोले भटूरे, 50 रुपए में मसाला डोसा, 50 रुपए में खिचड़ी पोंगल, 3 रुपए में 1 गिलास पानी। के दौरान यात्री यातायात भार बढ़ता है और हम स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन करते हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज भी होता है कि जो यात्री जो कि हमारे जनरल क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, आरक्षित क्लास में, उनको भी हम सुविधा युक्त और बजट अनुकूल भोजन या नाश्ता का प्रबंध कर सकें। क्योंकि उनका कोच जो है ये आरक्षित कोच लास्ट में या स्टार्टिंग में रहते हैं, तो ऐसे आरक्षित क्लास में ट्रैवल करने यात्रियों के लिए जो है IRCTC के द्वारा एक सुविधा प्रारंभ की गई है, जिसमें उनके द्वारा काउंटर लगाया जा रहा है जो कि सस्ती और किफायती और बजट के अनुकूल मील प्रोवाइड करती है। रेलवे की इस मुहिम के तहत जयपुर जंक्शन पर खाने की स्टॉल्स की शुरुआत कर दी गई है। जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 2 काउंटर और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 1 काउंटर लगाया गया है। आगामी समय में सभी 6 प्लेटफॉर्म पर खाने के काउंटर खोले जाएंगे। साधारण टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री इस खाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये उनके बजट में होने की वजह से महंगा भी नहीं होगा और यात्रा भी महंगी नहीं होगी। पूरे NWR की बात करें तो जयपुर, फुलेरा, रेवाड़ी, जोधपुर, नागौर, अजमेर, उदयपुर, आबू रोड और हनुमानगढ़ जैसे कुल 9 रेलवे स्टेशनों पर इसकी शुरुआत की जा चुकी है। इनके अलावा अन्य सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर सस्ते खाने के काउंटर लगाए जाएंगे। 2 तरह की मील होती है, एक तो 20 रुपए का मील होता है और एक 50 रुपए का मील होता है, जिसमें कि कॉम्बो होता है। और ये उत्तर पश्चिम रेलवे के 9 स्टेशनों पर भी चलाई जा रही है। ये 9 स्टेशन इस प्रकार हैं: जयपुर, फुलेरा, रेवाड़ी, जोधपुर, नागौर, अजमेर, उदयपुर, आबू रोड और हनुमानगढ़। इन 9 स्टेशनों पर IRCTC के द्वारा ये सुविधा प्रारंभ की गई है और जिसमें कि यात्री जो आरक्षित क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म पर ही ये सुविधा का बहुत ज्यादा दूर नहीं जाकर के सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। रेलवे की ये सुविधा यात्रियों को काफी रास आ रही है, लेकिन खाना
साधारण श्रेणी के डिब्बों में उपलब्ध करवा दिया जाए तो काफी बेहतर होता। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जियाउद्दीन खान की रिपोर्ट। जयपुर के एक प्रमुख ज्वेलर्स समूह और प्रॉपर्टी कारोबारी समूह के 3 राज्यों में स्थित 21 ठिकानों पर आयकर छापेमारी की गई। आयकर विभाग ने जयपुर में 14, दिल्ली में 3 और कोलकाता में 4 ठिकानों पर छापेमारी की। अपेक्षित आयकर नहीं चुकाने की गुप्त सूचनाओं के सत्यापन के बाद एक्शन लिया गया। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने जेकेजे ज्वेलर्स समूह का संचालन करने वाले जेके मौसून एंड सन्स ज्वेलर्स और उसके कारोबारियों पर कई कार्रवाइयां की। इसके साथ ही विश एम्पायर के नाम से अशोक मार्ग, अहिंसा सर्कल पर प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े जोशी समूह के विनय जोशी और विकास जोशी के ठिकानों पर आयकर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि शुरुआत में जेकेजे मौसून एंड सन्स ज्वेलर्स पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जेकेजे संचालकों के यहां मिले प्रमाणों और इस फर्म पर जेकेजे संचालकों के नियंत्रण को देखते हुए इसे भी छापेमारी के दायरे में लिया गया। सूत्रों का कहना है कि छापेमारी में ज्वेलरी कारोबारी के स्टॉक से संबंधित दस्तावेज अधूरे मिले। स्टॉक में बड़ी गड़बड़ी की आशंका के चलते पूरे स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उधर दिल्ली स्थित जेकेजे समूह के आवास और जॉब वर्क करने वाली इकाई में भी गड़बड़ी पकड़े जाने की सूचना है। सूत्रों का कहना है कि कई निजी लॉकर्स की चाबियों के अलावा हवाला कारोबार से जुड़ी व्हाट्सएप चैट और निवेश से संबंधित दस्तावेज अधिकारियों ने अपने कब्जे में लिए। जयपुर में बड़ी खबर। दरअसल सूने मकान के ताले तोड़कर लाखों की नकदी और आभूषण चोरी किए गए हैं। विधायकपुरी थाना इलाके की एक घटना है। सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद हुई। शिप्रा सलेन सिंह की शिकायत पर थाने में दर्ज हुआ मामला। पीड़ित ने 1.5 लाख की नकदी और लाखों के आभूषण चोरी होने की भी शिकायत दी है। जाते समय चोर अपने हथियार भी छोड़कर मौके पर भाग गए। अब विधायकपुरी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय और एनजीटी के निर्देशानुसार मंगलवार को जेरला रोड पर स्थित अवैध टेक्सटाइल इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। नगर परिषद आयुक्त मगराज डूडी ने बताया कि जेरला रोड पर स्थित अवैध टेक्सटाइल इकाइयों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय और एनजीटी के निर्देशानुसार मंगलवार को कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि नगर परिषद, राजस्व, प्रदूषण नियंत्रण मंडल और विद्युत विभाग के द्वारा टीम बनाकर संयुक्त कार्रवाई की गई। जयपुर के चोमू में पिए वाले कुएं के पास देर शाम एक ही समुदाय के 2 पक्षों में आपसी कहासुनी को लेकर झगड़ा हो गया। देखते देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि आपस में एक दूसरे लोगों ने लाठी डंडों से हमला करते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया। सूचना पर चोमू थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा मैं ज़ाब्ता मौके पर पहुंचे। लोगों को बलपूर्वक खदेड़ा गया और पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत करवाया है। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से किसी ने भी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। अब फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है। मुकदमों की सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ताओं के पेश नहीं होने और समस्या पर जवाब पेश नहीं करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर से नाराजगी जाहिर की। असिस्टेंट रेडियोग्राफर भर्ती 2018 से जुड़े प्रकरण में सरकारी अधिवक्ताओं के पेश नहीं होने और बीते 6 साल में जवाब पेश नहीं करने पर अदालत ने मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव विधि से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने इन्हें व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र पेश करके बताने के लिए कहा है कि कब तक अदालतों में यही हालात बने रहेंगे। आखिर कब तक इस तरह की लचर व्यवस्था चलती रहेगी और सरकारी वकीलों की उपस्थिति और जवाब पेश करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ये आदेश जस्टिस गणेश राम की एकल पीठ ने मुकेश कुमार मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। वही कोर्ट ने 25,000 के जुर्माने के साथ सरकार को 2 मई तक मामले में जवाब देने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने यह राशि अगली तारीख से पहले याचिकाकर्ता को देने के निर्देश दिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि थड़ी ठेला संचालकों को बड़ी राहत देते हुए इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव जेडीए नगर निगम और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने प्रदेश में नॉन वेंडिंग जोन में थड़ी ठेला लगाने वाले नॉन लाइसेंसी वेंडर्स पर सख्ती नहीं करने के आदेश दिए। ये आदेश जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। जनहित याचिका में पैरवी करने वाले अधिवक्ता संजय जोशी ने बताया कि एक्ट लागू होने के बाद जयपुर शहर में करीब 86 वेंडिंग जोन बनने थे, लेकिन आज तक एक भी वेंडिंग जोन नगर निगम ने
शहर में नोटिफाई नहीं किया। जनहित याचिका में यह भी बताया गया कि एक्ट के तहत वेंडिंग जोन की जगह और वेंडिंग लाइसेंस के लिए पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर वेंडिंग कमेटी सुझाव देगी। वहीं वेंडिंग कमेटी के सुझाव पर स्थानीय निकाय इसे लेकर निर्णय लेंगे। लेकिन जयपुर में निगम ने इसके लिए स्थानीय पार्षद को अधिकृत कर दिया है, जबकि एक्ट में पार्षद को किसी भी तरह के अधिकार नहीं दिए गए। राजधानी की सड़कों के नवीनीकरण के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण एक बार फिर से पुराना प्रयोग दोहराने जा रहा है। इसके लिए जेडीए की अभियांत्रिकी शाखा ने प्रस्ताव तैयार कर दिया है। पूरा मामला जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। एक अनुमान के मुताबिक जयपुर विकास प्राधिकरण हर साल सड़कों पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च करता है। वर्तमान में हर सड़क के नवीनीकरण कार्य की जिम्मेदारी देने के लिए अलग निविदा जारी की जाती है, लेकिन जेडीए की अभियांत्रिकी शाखा की तरफ से फिर से पुराने प्रयोग को लागू करने की कवायद की जा रही है। जेडीए की अभियांत्रिकी शाखा ने क्या नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जेडीए आयुक्त को ये प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस बारे में आपको बताएं तो दरअसल जेडीए की अभियांत्रिकी शाखा ने 6 अतिरिक्त मुख्य अभियंता तैनात किए हैं। एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता के अधीन 3 या 4 जोन हैं। अभियांत्रिकी शाखा के नए प्रस्ताव के मुताबिक एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पूरे इलाके के लिए एक ही निविदा की जाएगी। पूरे इलाके की सड़कों के नवीनीकरण के लिए एक ही निविदा जारी की जाएगी। निविदा में चयनित फर्म ही उस इलाके के 3 या 4 जोन में सड़क नवीनीकरण का काम करेगी। इस कवायद का प्रमुख उद्देश्य सड़क नवीनीकरण कार्य में और अधिक गुणवत्ता लाना है। साथ ही पूरे इलाके में एक जैसे मापदंड की सड़कों नवीनीकरण किया जाना भी उद्देश्य है। जेडीए के 1 से ज्यादा जोन मिलाकर पूरे इलाके की सभी सड़कों के नवीनीकरण की जिम्मेदारी एक ही फर्म को देने का ये प्रयोग नया नहीं। इससे पहले साल 2014-15 में इसी तरह का प्रयोग किया गया था। आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। साल 2014-15 में जेडीए रीजन को 4 जोन ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ में बांटा गया था। हर जोन में सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी एक फर्म को दी गई थी। इस प्रयोग में हालांकि अधिकतर काम सड़कों के नवीनीकरण का किया गया था। कई सेक्टर सड़कों का नवीनीकरण किया गया। ये प्रयोग उस समय सफल रहा। जयपुर विकास प्राधिकरण ने इससे पहले भी सड़क नवीनीकरण के लिए इस तरह का प्रयोग लागू किया था, लेकिन तब ये वाला प्रयोग सफल नहीं हुआ। जेडीए की तरफ से अब जो नई कवायद की जा रही है और उसको लेकर भी जानकार सवाल उठा रहे हैं। दरअसल साल 2011-12 में आंतरिक सड़कों के नवीनीकरण के लिए जोनवार निविदा जारी की गई थी। एक जोन की सभी 40 फीट से कम चौड़ी सड़कों के नवीनीकरण की जिम्मेदारी एक फर्म को दी गई। तब जोन 5 और जोन 2 जैसे कुछ जोन में ही सड़कों का नवीनीकरण किया गया। शेष जोनों में फर्मों ने ड्रेनेज नहीं होने जैसे कारण गिनाते हुए काम छोड़ दिया। उस समय प्रयोग अधिकतर जोनों में विफल रहा था। एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता के अधीन इलाके भी सभी सड़कों का नवीनीकरण एक ही फर्म को देने का प्रस्ताव तैयार किया गया। 3-4 जोन की जिम्मेदारी एक ही फर्म को देने को लेकर जानकार कई सवाल उठा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की मांग या अन्य कारणों से एक फर्म को एक समय में कई सड़कों का काम हाथ में लेना पड़ सकता है। ऐसे में तय समय में काम पूरा करना उस फर्म के लिए बड़ी चुनौती रहेगा। तय समय में काम पूरा करने के लिए फर्म का काम दूसरी फर्मों से कराना होगा। इसके चलते सड़क नवीनीकरण कार्य की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से पहले भी 2 बार एक इलाके की सभी सड़कों के नवीनीकरण का काम एक फर्म को दिया गया था। पिछले अनुभव और संभावित आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये प्रयोग लागू किया जाना चाहिए, ताकि वाकई सड़क नवीनीकरण का कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जा सके। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में 2 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के लिए सभी 25 सीटों पर मतदान हो चुका है। 2019 की तुलना में इस बार मतदान काफी कम रहा। सुस्त पड़े मतदाता को दिग्गज नेता भी बूथ तक लाने में उतने सफल नहीं हो पाए जितने उनकी तरफ से दावे किए जा रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 12 सीटों पर हुए कम मतदान ने राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी, तो वहीं दूसरे चरण की 13 सीटों पर मतदान में कुछ सुधार देखा गया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा सीटों के हिसाब से वोटिंग ट्रेंड का आकलन किया जाए तो 174 सीटें ऐसी हैं जहां मतदाता कम संख्या में वोटिंग बूथ तक पहुंच पाए। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के विधानसभा क्षेत्र मतदान में सबसे फिसड्डी रहे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सांगानेर सीट सहित अन्य बड़ी सीटों की बात करें तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के विद्याधर नगर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरदारपुरा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के लक्ष्मणगढ़, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अलवर ग्रामीण सहित अन्य दिग्गजों के विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं में कम उत्साह दिखाई दिया। दिग्गज नेता और मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वन मंत्री संजय शर्मा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर सहित अन्य मंत्रियों की सीट पर भी 2019 के लोकसभा की तुलना में कम मतदान दर्ज किया गया। 2019 के मुकाबले कम मतदान। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की श्री माधोपुर सीट पर 11.94% कम मतदान। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की दूदू सीट पर 11.26% कम मतदान रहा। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत की पुष्कर सीट पर 9.87% कम मतदान रहा। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की झोटवाड़ा सीट पर 9.74% कम वोट पड़े। पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की मालपुरा सीट पर 8.16% कम मतदान रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सीट सांगानेर में 7.56% कम मतदान हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अलवर ग्रामीण सीट पर 7.51% कम मतदान। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की जैतारण सीट पर 6.34% कम मतदान। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की सीट लक्ष्मणगढ़ में 6.61% कम मतदान। लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर साख बचाने की बात की जाए तो मंत्री ओटाराम देवासी की सिरोही विधानसभा सीट, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म की नगर और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की रामगंज मंडी सीट पर पिछले बार की तुलना में मतदान प्रतिशत में बेहद मामूली अंतर का इजाफा हुआ। दिलावर की सीट पर जहां 2019 की तुलना में 0.67% की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग की सीट पर 0.62% मतदान की वृद्धि दर्ज की गई। प्रदेश की 200 में से 26 विधानसभा सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में मतदान बढ़ा हुआ दर्ज किया गया। इनमें कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटें, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटें और बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग दर्ज की गई। लोकसभा चुनाव में कम मतदान ने कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों को चौंकाया हुआ है। दोनों पार्टी के रणनीतिकार इस कम मतदान का असर क्या होगा इसे ढूंढने में लगे हुए हैं। खास बात यह कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसियां जहां पर दोनों पार्टियों के दिग्गजों के हाथ में चुनाव कमान थी, वहां पर भी मतदान कम हुआ है, यानी कि मतदाता पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच सका है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि 4 जून को जब ईवीएम खुलेगी तो ये कम मतदान किसके पक्ष में बोलेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ पंकज सोनी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।